हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अभ्यास एग्री एकेडमी। तो दोस्तों, आज से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट, जो आपके कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हों या पटवारी या कोई से भी एग्ज़ाम जिनमें आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा, तो हम यहाँ पर आपको डिटेल से पढ़ाएंगे कंप्यूटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले आपका कंप्यूटर का सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। कंप्यूटर का सिलेबस, कंप्यूटर का परिचय। स्टार्टिंग में सबसे पहला जो टॉपिक होता है, कंप्यूटर के बारे में जानना होता है कि कंप्यूटर का क्या परिचय है, क्या होता है कंप्यूटर। ठीक है, कितने प्रकार हैं, ये सब, कंप्यूटर क्या कार्य हैं उसके सभी। ठीक है, फिर है कंप्यूटर का विकास, विकास कैसे हुआ, किसने किया, ये सब के बारे में डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगी। तीसरा है फिर कंप्यूटर की कार्य पद्धति क्या होती है, कंप्यूटर की कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली के बारे में। फिर जो कंप्यूटर की इनपुट व आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर की कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कौन सी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जिनसे मिलकर क्या बनता है कंप्यूटर, तो उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बाद होती है मेमोरी, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती हैं उनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। और प्रोसेसर, मेमोरी एंड प्रोसेसर। ठीक है, अगला है पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक, पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम पीसी भी कहते हैं। ठीक है, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, उसके बारे में। फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो होते हैं उनके बारे में। अगला है फिर हमारा कंप्यूटर की भाषाएं, कंप्यूटर की भाषाएं कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में। तो कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि C++, नाम सुना होगा आपने, बेसिक। इसके बाद है फोर्ट्रन, जावा, इस तरह की जितनी भी इसकी भाषाएं होती हैं कंप्यूटर की, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, जो पूछा जा सकता है, तो सब हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में, फिर इंटरनेट के बारे में, और माइक्रोसॉफ्ट विंडो, विंडो, MS ऑफिस, MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट के बारे में। ये क्या है, MS विंडो। ठीक है, इसके बाद MS एक्सेल भी होता है, इससे भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। MS ऑफिस, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं वर्ड वगैरह में, वर्ड टाइपिंग, ठीक है, टेक्स्ट की टाइपिंग वगैरह में। फिर है MS ऑफिस हो गया, MS एक्सेल, MS विंडो और पावर पॉइंट, ये मेन होते हैं, इनसे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर संख्या पद्धति, और जितने भी आप अपने टॉपिक यदि रह गए होंगे, जितने भी टॉपिक्स होते हैं जिनसे कि प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी को मैं आपको पढ़ाऊंगी। और जैसे कि वायरस होते हैं, कंप्यूटर के वायरस के बारे में भी, जितने भी टॉपिक हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं हम आज से। कौन सा है पहला टॉपिक हमारा, कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, सबसे पहले हम जो कंप्यूटर शब्द होता है, कंप्यूटर शब्द किससे बना है। ठीक है, ये कंप्यूटर शब्द है। ठीक है, ये किससे बना है, कंप्यूट से बना है ये। ठीक है, कंप्यूट ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा। ठीक है, ये एक भाषा है, इससे बना है कंप्यूट, और इससे हमारा बना है कंप्यूटर शब्द। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। क्या है इसका अर्थ, गणना करना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, ये मेनली बहुत कम पता होता है। यदि हम पढ़ते हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने देखा होगा, वरना वैसे तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में इस कंप्यूटर ही कहते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक। क्या कहते हैं, संगणक। ये आपको याद रखना है इसका नाम, कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। अब इतना सब पता हो गया, इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के जो जनक हैं, कंप्यूटर के जनक यानी पिता जिन्हें कहते हैं, किसको कहते हैं, कंप्यूटर के जनक कौन है, यानी जिनने कंप्यूटर का आविष्कार किया है, वो कौन है, चार्ल्स बेबेज। क्या है उनका नाम, चार्ल्स बेबेज हैं, कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है इन्हें। इनसे प्रश्न बनता है कि कंप्यूटर के जनक या पिता किन्हें कहते हैं।
तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, इस तरीके से भी फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो आंसर क्या आएगा आपका कि चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने पहला कंप्यूटर कब बनाया था, सन 1822 में। कब बनाया था, सन 1822 में इन्होंने बनाया था कंप्यूटर। क्या नाम था, मैकेनिकल कंप्यूटर। क्या हो गया, मैकेनिकल कंप्यूटर, पहला सन 1822 में, और दूसरा कब बना था, 1837 में, जिसका नाम क्या था, इसमें नाम आ जाएगा, क्या नाम था, जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसी का नाम क्या हो गया, जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर जो इन्होंने बनाया था, इसी को क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया एनालिटिकल इंजन। क्या नाम दिया गया, एनालिटिकल इंजन। तो याद रखना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सही से आपको समझ आएगा। सन 1822 और सन 1837, ये दोनों ईयर आपको याद रखने हैं, और इनमें कौन कौन से बनाए थे, तो यहाँ लिख देते हैं हम, ये है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक। इन्होंने सन 1822 में जो पहला कंप्यूटर बनाया था, मैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा कौन सी सन में बनाया था, 1837 में, इसका क्या नाम था, जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर। फिर इसका क्या नाम पड़ा, इसी का जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर जो था, इसका क्या नाम दिया गया, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत पूछा जाता है। 1837 वाला मेनली जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, जिसका डायग्राम मैं आगे आपको दिखा दूंगी। ये हैं चार्ल्स बेबेज। यदि आपने नहीं देखा होगा, नहीं इनको जानते होंगे, तो ज़रूरी है कि इनके बारे में आप जानें कि यही हैं कंप्यूटर के जनक। ठीक है, ये इनका जन्म एंड मृत्यु के बारे में बताया है। आगे देखते हैं कि जो मैंने आपको एनालिटिकल इंजन के बारे में बताया है, सन 1837 वाला एनालिटिकल इंजन, तो ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये है चार्ल्स बेबेज, इन्होंने इसका आविष्कार किया है एनालिटिकल इंजन का। ठीक है, ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे इस तरीके के होते थे पहले जब बनाया था इन्होंने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमको पता ही है आजकल इलेक्ट्रॉनिक, हर एक चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, तो कंप्यूटर का ज़माना है, हर जगह हर एक फील्ड में किसका यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर का हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। तो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यही बताया। अब स्वचालित का अर्थ क्या है, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक कैसे, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करती है। क्या करती है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और स्वचालित शब्द यूज़ किया, यानी एक ऑटोमेटिक मशीन है। अब कहेंगे कि ऑटोमेटिक तो वो चलती नहीं है, पहले क्या होता है कि कहेंगे तो इसे ऑटोमेटिक ही, क्यों, क्योंकि जो यूज़र होता है, कौन होता है, जो यूज़ करता है, कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है, जो यूज़र होता है, वो केवल क्या करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है निर्देश देने में। ठीक है, जैसे ही वो निर्देश इनपुट कर देता है कंप्यूटर के अंदर, तो फिर क्या करता है, फिर तो कंप्यूटर खुद ही ऑटोमेटिक कार्य करता है और हमें रिजल्ट प्रदान करता है। ठीक है, मॉनिटर स्क्रीन पर क्या करता है, हमें उस इनपुट का आउटपुट प्रदान करता है। फिर क्या लिखा है,
निर्देशों को हम इनपुट के रूप में वो ग्रहण करता है कंप्यूटर, ठीक है। इनपुट कर दिए, फिर निर्देशों के अनुरूप ही उनका विश्लेषण करता है, यानी एनालाइसिस करता है उनको, कि जो हमने इनपुट उसे दिया है कंप्यूटर को, इनपुट जब देते हैं तो वो उसी इनपुट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, पहले उसका एनालाइसिस करेगा, विश्लेषण, ठीक है। आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में क्या करता है, आउटपुट प्रदान करता है, आउटपुट के रूप में निर्मित करता है। यह डाटा जो होता है, क्या होता है, ये डाटा भंडारण यानी स्टोरेज तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित, क्या बोला है, इसमें कोई भी मिस्टेक कंप्यूटर हमें नहीं देता, ठीक है। कंप्यूटर का जो डाटा होता है वो पूर्णतः सही होता है, शुद्ध रूप में होता है, ठीक है। तो वो पूरी तरह त्रुटि रहित होता है, यानी उसमें कोई भी गलतियाँ नहीं होती, उसी ढंग से वो विश्लेषण करके हमें आउटपुट प्रदान करता है। अब आप बोलेंगे कि जो इनपुट होता है वो क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ये सब मैं आगे भी आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो इतना आपको समझ में आया है क्या, कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी मशीन है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी मशीन है, जो क्या करती है, हमारे द्वारा जो डाटा होता है, डाटा क्या होता है, कई प्रकार की सूचनाएं, तथ्य या आंकड़े जो होते हैं वो होते हैं डाटा। जैसे कि हमको कोई सूचना मिली, कोई हमारे पास इकट्ठी हुई जानकारी है बहुत सारी, तो हम क्या करेंगे, हम उसे कंप्यूटर में इनपुट करेंगे, यानी कंप्यूटर में लिख देंगे, किसकी सहायता से, कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर में इनपुट करेंगे। इनपुट करने के बाद हमें क्या करना होता है, इनपुट तो हम कर देंगे, फिर वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर ही अपना कार्य करता है। क्या करता है कि जिस तरीके से हमने इनपुट किया है, जो सूचना हमने उसमें इनपुट की है, वो क्या करेगा, उस इनपुट के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर में प्रोसेस होगी वो सूचना। फिर प्रोसेस होने के बाद जो विश्लेषण होता है, एनालाइसिस होता है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर वो हमें आउटपुट प्रदान करेगा। कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन बनता है कि क्या कंप्यूटर कोई त्रुटि करता है, क्या कंप्यूटर कोई मिस्टेक नहीं करता। ध्यान रखिएगा, यदि हम उसको गलत डाटा प्रदान करेंगे, गलत डाटा उसमें इनपुट करेंगे, तो वो उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट भी गलत ही देगा। यदि हमारा इनपुट सही है, ये इनपुट सही है, हमारा डाटा सही है जो हमने उसमें इनपुट किया है, तो वो हमें रिजल्ट भी आउटपुट में सही देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये हैं कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स, ये याद रखने हैं। ये तो सभी ने देखा होगा कि ये होती है हमारी मॉनिटर स्क्रीन। क्या है ये, मॉनिटर स्क्रीन है। यहीं पे हमें क्या प्राप्त होता है, आउटपुट यानी रिजल्ट प्राप्त होता है हमें, ठीक है, मॉनिटर के द्वारा और एक प्रिंटर द्वारा, दो तरीके से हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, ठीक है, मॉनिटर और प्रिंटर। ये होता है सीपीयू, ठीक है, इसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्पीकर, ये स्पीकर है। ये होता है कीबोर्ड एंड ये माउस। कीबोर्ड एंड माउस क्या करते हैं, ये इनपुट में मदद करते हैं। जो भी सूचना हम कंप्यूटर में डालना चाहते हैं, जो भी डाटा डालना चाहते हैं, वो होता है इनपुट डाटा, ठीक है। तो कंप्यूटर और माउस, इन दोनों की मदद से हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, ठीक है। ये होते हैं स्पीकर और ये है हमारा प्रिंटर। जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये प्रिंटर और ये मॉनिटर जो होते हैं, यही हमें क्या करते हैं, आउटपुट प्रदान करते हैं। जब हम कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं, ये इनपुट यानी कोई डाटा डालेंगे और उस डाटा को प्रोसेस कौन करेगा, सीपीयू। इसके प्रोसेसर के अंतर्गत डाटा क्या होता है, प्रोसेस होता है, उसे अच्छी प्रकार देखा जाता है, उसका एनालाइज किया जाता है। उसके बाद ही जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, आउटपुट, या तो वो मॉनिटर स्क्रीन पर हमें कैसे रूप में दिखाई देता है, डिजिटल रूप में। कैसे रूप में, डिजिटल फॉर्म में वो हमें दिखाई देता है। और फिर यदि हमें उसे अपने हाथों में यानी उसे पेपर फॉर्म में लाना है आउटपुट को, तो वो प्रिंटर के द्वारा हमें मिलता है, ठीक है। तो ये हो गई दोनों आउटपुट प्रदान करने वाले, ठीक है, यूनिट। अगला आगे बढ़ते हैं हम। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, ठीक है, ये है इसकी परिभाषा। कंप्यूटर एक स्वचालित
इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अब क्या बोला है इसने, मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, यानी ऑटोमेटिक, यही बताया था मैंने, ठीक है, जो क्या करती है, कंप्यूटर से कई सारी गणनाएं की जा सकती हैं, ठीक है। कंप्यूटर वह मशीन है जो डाटा स्वीकार करती है, ठीक है, उसे भंडारित यानी स्टोर करती है, दिए गए निर्देशों के अनुसार उनका विश्लेषण करती है तथा विश्लेषित परिणामों को, यानी जो परिणाम प्रोसेस हो चुके हैं उन्हें विश्लेषित किया जा चुका है, यानी एनालाइज किया गया है, और फिर उन परिणामों के आवश्यकता अनुसार वो हमें आउटपुट प्रदान करती है, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये देखिए अब कंप्यूटर वर्किंग प्रोसेस किस तरीके से कार्य करता है कि जब हम उसमें कोई डाटा डालते हैं, कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, तो किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट हमें प्राप्त होता है। ये देखिए बताए थे मैंने, ये है कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है, ये कीबोर्ड एंड माउस है। ये है सीपीयू यानी प्रोसेसर भी जिसे कहते हैं, प्रोसेसर, ठीक है। ये है मॉनिटर स्क्रीन, ठीक है, जहाँ पर आउटपुट मिलेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने आउटपुट ये डायग्राम लगाया हुआ है। ये है इनपुट करने की दोनों डिवाइस, ठीक है, यहाँ होती है प्रोसेसिंग और फिर हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त होता है, ठीक है, इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम। डाटा क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डाटा जो होता है वो तथ्यों, सूचनाओं या फिर आंकड़े, कुछ भी कहें आप, होती एक ही चीज़ है। क्या है ये? तथ्यों, सूचनाओं या आंकड़ों का अव्यवस्थित संकलन है। अव्यवस्थित है यानी ये व्यवस्थित नहीं है। जो भी हमें तथ्य, आंकड़े मिलते हैं वो कैसे होते हैं? व्यवस्थित रूप में नहीं होते हैं, यानी बिखरे हुए, कैसे भी अस्त व्यस्त, अव्यवस्थित होते हैं, ठीक है, वो जमे हुए नहीं होते हैं। उनमें कुछ सूचनाएं सही भी होती हैं और कुछ गलत भी होती हैं। तो इस प्रकार की इनको क्या बोलेंगे? ये डाटा होता है जो कि अव्यवस्थित होता है, ठीक है। डाटा को दो प्रकार में विभाजित किया गया है, वो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने अलग से लिख रखा है, आपको याद हो, प्रोसेस के पहले की अवस्था होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि डाटा क्या होता है? प्रोसेस के पहले की एक अवस्था होती है। कैसे? कि ये जो डाटा है ये अभी कैसा है? अव्यवस्थित है, यानी हमारे प्रयोग के हिसाब से नहीं है। जो हमें प्रयोग करना है, जो उपयोग करना है उसके हिसाब से नहीं है। इसमें कुछ सूचनाएं गलत भी हैं, सही भी हैं। तो हमें कैसा चाहिए? हमें चाहिए व्यवस्थित डाटा, जो सही हो पूर्णतः, कहीं भी जिसमें त्रुटि ना हो। यानी हमें ये डाटा नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, व्यवस्थित वाला। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए ही किया जाता है, कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उस डाटा को। इसी डाटा को क्या किया जाता है? कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, ठीक है, उसमें डाला जाता है। और फिर इनपुट होने के बाद जो प्रोसेसिंग होती है, उसकी प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग के बाद ही वो हमें सही आउटपुट प्रदान करता है। ये होती है इसकी प्रोसेसिंग पूरी। यहाँ रहता है डाटा अव्यवस्थित। क्या लिखा है? अव्यवस्थित। ये डाटा अव्यवस्थित रहता है, आपको ये याद रखना है। फिर जब हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उस डाटा को, यानी वो हमें सही रूप में चाहिए, तभी ये प्रोसेस की जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ प्रोसेसिंग होती है प्रोसेसर के द्वारा, ठीक है। इसके बाद जब सही तरह से एनालाइज हो जाता है तो हमें आउटपुट प्रदान होता है, ठीक है। ये प्रोसेस हो गई, तो उसी को डाटा कहेंगे। आप याद रखना कि डाटा जो होता है वो सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन होता है। तभी मैंने यहाँ लिखा है कि जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के पहले की अवस्था को डाटा कहा जाता है, ठीक है। ये है प्रोसेस की अवस्था। अगला देखिए, जो डाटा होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा। कौन कौन सा है? संख्यात्मक डाटा यानी न्यूमेरिकल डाटा, और दूसरा है चिन्हात्मक डाटा यानी अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अब क्या होता है? संख्यात्मक डाटा और चिन्हात्मक यानी न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो देखिए न्यूमेरिकल डाटा,
यह अंकों से बना डाटा है। नाम ही देखिए, संख्यात्मक डाटा है, यानी पता चल रहा है इंग्लिश में न्यूमेरिकल, यानी नंबर्स है इसमें, ठीक है। इनका किसका प्रयोग है? नंबर्स का, जिसमें 0 से लेके 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। 0 से लेके 1 2 3 4 5 सारे 9 तक के अंक, ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है। इस तरह के डाटा पर हम अंकगणितीय क्रियाएं कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर क्या कर सकते हैं? इस तरह के डाटा से 0 से लेके 9 तक की संख्या होती हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें अंकगणितीय क्रियाएं कर सकते हैं। जैसे कि कौन सी अंकगणितीय क्रियाएं? तो जैसे कि होता है कि विद्यार्थियों का प्राप्तांक, ठीक है, जितने रिजल्ट बनता है, जैसे कि रिजल्ट किस में बनता है? नंबर्स में, ठीक है। नंबर्स होते हैं, रोल नंबर हो सकता है उनका, स्टूडेंट का जो रोल नंबर होता है, ठीक है। कर्मचारियों का वेतन यानी जो सैलरी होती है वो भी अंकों में ही होती है। जनगणना होती है हमारे देश की, वो भी किस में होती है? अंकों में होती है। तो इस तरीके से जितने भी अंकों वाले वो होते हैं डाटा, तो वो संख्यात्मक डाटा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ये क्या होता है? इसमें अक्षरों, ध्यान दीजिएगा सही से, इसमें अक्षरों को, अंकों को और चिन्हों को, तीनों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। यानी इसमें अक्षर भी होंगे, लेटर्स, ठीक है। इसमें अंक भी होंगे, यानी जो नंबर्स होते हैं वो भी होंगे, और चिन्ह भी होंगे, साइन। ये तीनों का प्रयोग इसमें होगा अल्फा न्यूमेरिक में। जैसे कि कैसे? इसमें अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती हैं, पर इनकी तुलना की जा सकती है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि इसमें अंक होते हैं संख्यात्मक डाटा में, यानी ये है न्यूमेरिकल डाटा, इसमें अंक होते हैं, पर इसमें तीनों आते हैं। अंक कब प्रयोग होंगे, अंकगणितीय क्रियाएं कब होंगी? जबकि किसी की तुलना की जा रही हो। जैसे कि कर्मचारियों का पता। अब कर्मचारियों का पता, जैसे कि एड्रेस होता है, तो एड्रेस में क्या होता है? एड्रेस में नंबर्स भी होते हैं, लेटर्स भी होते हैं और कुछ चिन्ह भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी का एड्रेस हो 102 करके, कुछ भी, मैं ऐसे नाम लिख देती हूँ, ठीक है। ऐसे है, हमारी कोचिंग का एड्रेस है ये, ठीक है, ऐसे करके हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? चिन्ह भी आ जाएंगे, नंबर्स भी आ जाएंगे और लेटर्स भी, ठीक है, तीनों आ जाएंगे। इस तरीके का एड्रेस होता है किसी का भी, तो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा के अंदर। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अगले आगे बढ़ते हैं हम। डाटाबेस, यह डाटा का क्या होता है? डिजिटल रूप में व्यवस्थित संकलन है, ठीक है। डिजिटल फॉर्म में व्यवस्थित संकलन होता है, जिसका विभिन्न उपयोग किया जा सकता है। अब ये है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो डिजिटल डाटाबेस का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट क्या करता है? ये मैनेजमेंट करता है और उसमें परिवर्तन भी कर सकता है, चेंजेस भी कर सकता है, और फिर उस डाटा को प्रोसेस करके संकलन करता है, ठीक है। उसको इकट्ठा करता है, उसको परिवर्तित भी कर सकता है और उसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट भी कर सकता है। ये एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखना, कभी कभी फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आया इतना समझ? आगे बढ़ते हैं हम। सूचना, सूचना क्या होती है? यानी इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जैसे हम बोलते हैं कि हमें एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको सही मिली है, गलत मिली है, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ क्या बताया गया है कि जो सूचना होती है, मैं आपको बताऊंगी, डाटा का उपयोगिता के आधार पर, यानी जो उपयोग हमें डाटा का करना है, उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को ही सूचना कहते हैं। मैंने आपको क्या बताई थी अभी? मैंने एक प्रोसेस बताई थी कि यहाँ होता है डाटा, ठीक है, ये है हमारा डाटा। ये डाटा अभी क्या है? अव्यवस्थित है,
यही बताया था मैंने आपको कि जो डाटा हमें मिलता है वो अव्यवस्थित होता है, अव्यवस्थित सूचना और तथ्यों का संकलन, ठीक है। फिर क्या होता है, उसे हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। इनपुट के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के पश्चात वो हमें क्या मिलता है, आउटपुट प्रदान होता है, यानी सही आउटपुट। तो ये हो गया व्यवस्थित, ये है व्यवस्थित डाटा, ठीक है। ये व्यवस्थित डाटा है जो आउटपुट के रूप में हमें मॉनिटर स्क्रीन और प्रिंटर से प्राप्त होता है। ये है इनपुट। तो ये है जो डाटा वो अव्यवस्थित है, लेकिन जो आउटपुट के रूप में हमें प्रदान होता है वो व्यवस्थित होता है, और यही होती है सूचना, यानी इंफॉर्मेशन। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया है कि सूचना जो होती हैं वो व्यवस्थित होती हैं, यानी व्यवस्थित तथ्यों का संकलन होती हैं, यानी सही इंफॉर्मेशन जो होती है वो होती हैं हमारी सूचनाएं, और जो अव्यवस्थित होती हैं वो होता है डाटा। तो आई होप इन दोनों में आपको समझ आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है इन दोनों में। ये अव्यवस्थित डाटा है जो कि सही भी है, गलत भी है, सब कुछ इसके अंदर क्या है, मिक्स है। लेकिन जब हमें आउटपुट के रूप में जो डाटा प्राप्त होता है वो तो एकदम सही रहता है। ये व्यवस्थित सूचनाएं होती हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशंस। आया समझ? आगे बढ़ते हैं हम। सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, ठीक है। आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि को कहा जाता है सूचना प्राप्ति। जैसे कि कंप्यूटर से हमें कोई भी चीज़ प्राप्त करनी होती है तो वो कंप्यूटर में क्या रहती है, स्टोर रहती है। स्टोर रहती है यानी उसका संकलन रहता है, कंप्यूटर में संचय रहती है, ठीक है, वो स्टोर रहती है। तो उसको प्राप्त करने की, जो पुनः प्राप्त करने की जो विधि होती है उसी को कहते हैं सूचना प्राप्ति। समझ आ रहा होगा इसके नाम से ही। आगे बढ़ते हैं। डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है? डाटा की प्रोसेसिंग, नाम से समझिए, डाटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण यानी एनालिसिस डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। यानी जो डाटा हमें प्रयोग करना है, जिसका हमें यूज़ करना है, ठीक है, उसके आधार पर किया जाने वाला जो विश्लेषण होता है वो होती है डाटा प्रोसेसिंग। अभी बताया था, तथ्यों का संकलन, ठीक है, ये होता है डाटा। डाटा को फिर किया जाता है, उसकी डाटा प्रोसेसिंग की जाती है, फिर वो हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। ये जो क्रिया हो रही है, जो हो रही है विधि, ठीक है, प्रोसेसिंग, यही है हमारी डाटा प्रोसेसिंग। ये याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए नोट में लाइन लिखी हुई है मैंने, जो आपको पहले बता दी है। डाटा क्या होता है? अव्यवस्थित तथ्य हैं, जबकि सूचना जो है वो व्यवस्थित डाटा होती है, ठीक है। सूचना एकदम सही होती है क्योंकि वो कंप्यूटर से प्रोसेस होके निकली होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अब एक चीज़ याद रखिए, एक चीज़ समझिए आप, कि अभी मैंने आपको बताया था डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है, ये क्या बताया है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो आज का युग क्या है? आज का युग है कंप्यूटर का युग, ठीक है। कंप्यूटर का युग है जहाँ पर हर कार्य कंप्यूटर से हो रहा है, ठीक है। तो पहले क्या बिना कंप्यूटर के जीवन नहीं चलता था क्या? पहले जब कंप्यूटर नहीं थे तो पहले हम किस तरीके से करते थे कार्य? हाथों से करते थे, यानी पेपर पे होता था सारा वर्क, ठीक है। लेकिन डाटा प्रोसेसिंग वहाँ पर भी होती थी। कैसे? कि हाथों से जो वर्क किया जाता था उसमें भी तो हमें गलत जो सूचनाएं होती थी, तथ्य होते थे, आंकड़े होते थे, उनको इकट्ठा करना पड़ता था, और उसके बाद पेपर्स पे ही हमें सही सूचनाओं को एकत्रित करना पड़ता था, यानी उनका स्टोरेज, भंडारण करना होता था। तो जो सूचनाएं हमें मिलती थी उनसे हम एक नई सूचना क्या करते थे, नया रिजल्ट, जैसे कि आउटपुट के रूप में, जैसे विद्यार्थियों का प्राप्तांक होता है, अब कैसे होने लगा? कंप्यूटर स्क्रीन में होने लगा, डिजिटल रूप में होने लगा,
क्योंकि आजकल हर जगह पे कंप्यूटर प्रयोग हो रहे हैं, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, हॉस्पिटल्स हों या कहीं पे भी, ठीक है, हर जगह कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। लेकिन पहले भी डाटा प्रोसेसिंग होती थी। कैसे होती थी? पेपर्स पे, अभी बताया मैंने। जब कंप्यूटर नहीं थे तो हम तब भी विद्यार्थियों का क्या करते थे, उनके जो प्राप्तांक होते थे, रिजल्ट होता था, उनको हम पेपर्स पर ही तैयार करते थे और एक सही रिजल्ट आउटपुट के रूप में हमें मिलता था, ठीक है। तो वो डाटा प्रोसेसिंग। लेकिन अब डिजिटल ज़माना आ गया है, कंप्यूटर से हर एक कार्य हो रहा है, चाहे वो रिजल्ट हो, रोल नंबर निकालने हो, या हमें बैंक में रुपए जमा करने हो या निकालने हो वहाँ से, ठीक है, तब भी कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है हर जगह पे। चाहे वो रेलवे, एयरलाइंस टिकट बुक करने हो, बस के टिकट बुक करने हो, कहीं पर भी कंप्यूटर के बिना अब रहना असंभव सा हो गया है, ठीक है। तो ये होती है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, जो डिजिटल फॉर्म में होने लगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक तरह से होने लगी है। ये होती है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अंतर कुछ भी नहीं है, अंतर यही है केवल कि ये डिजिटल रूप में होने लगी है और पहले भी हम डाटा प्रोसेसिंग करते थे, वो हमारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आपको इतना समझ आ गया होगा। अनुदेश क्या होते हैं? यानी इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर में यूजर्स के द्वारा दिए जाते हैं। समझ आ रहा है? कंप्यूटर्स में क्या होता है, यूजर्स के द्वारा जो इनपुट किया जाता है, डाटा इनपुट करेंगे और फिर हमें क्या देंगे, उनको निर्देश देंगे। निर्देश हो, अनुदेश या आदेश, जो भी हो, ठीक है। ऑर्डर देते हैं हम प्रोग्राम को क्या करने में, रन करने में। कंप्यूटर को वो देते हैं निर्देश, यानी इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहा जाता है। आया समझ? यही चीज़ बता रही हूँ मैं आपको कि जब हम डाटा को इनपुट कर देते हैं तो हमें क्या करना होता है, कंप्यूटर को वो देना पड़ता है निर्देश, ठीक है, कार्य करने के लिए। तो जैसे ही हम निर्देश देते हैं, कंप्यूटर बस उतना ही इंतज़ार करता है निर्देश देने का, उसके बाद वो प्रोसेसिंग कंप्लीट करके उसका प्रॉपर एनालिसिस करके क्या करता है, हमें आउटपुट प्रदान करता है। तो जो क्रिया, निर्देश देने की जो क्रिया है, वही होती है अनुदेश, ठीक है। आया समझ? अनुदेश क्या होता है कि जो कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वही होते हैं अनुदेश। आगे प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेश, अभी बताया था, जो अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, उन अनुदेशों का जो समूह होता है उनको प्रोग्राम कहा जाता है। यानी इनका जो समूह होगा वो प्रोग्राम कहलाएंगे, ठीक है। आया इतना समझ? आगे बढ़ते हैं हम। कंप्यूटर के कार्य कौन कौन से होते हैं? फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या क्या कार्य करता है, क्या उसके कार्य होते हैं, इन सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे कि कंप्यूटर क्या क्या करता है, डाटा का संकलन करता है, ठीक है, डाटा का संचयन करता है, डाटा संसाधन और फिर डाटा का निर्गमन, ठीक है। क्या क्या करता है? डाटा कलेक्शन, यानी डाटा को इकट्ठा करेगा, जितने भी उसके तथ्य होंगे, आंकड़े, सूचनाएं, उन सब का कलेक्शन कर लेगा पहले। फिर क्या करेगा, उस डाटा को क्या करेगा, वो स्टोर करेगा, स्टोरेज, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेगा, डाटा प्रोसेसिंग। ये सारे कार्य हैं इसके। डाटा आउटपुट, ये सारे कार्य क्या होते हैं, कंप्यूटर के कार्य हैं ये। डाटा का कलेक्शन, डाटा स्टोर, डाटा प्रोसेसिंग एंड डाटा आउटपुट, ठीक है। याद रखना है ये सारे पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? यह उपकरणों का एक समूह है, यानी ग्रुप, जो एक साथ मिलकर क्या करते हैं, डाटा को प्रोसेस करते हैं। डाटा सिस्टम बता रही हूँ, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं हम। तो यह उपकरणों का एक समूह होता है, ठीक है, जो एक साथ मिलकर क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती हैं, यूनिट्स,
जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग जो अभी मैंने बताई थी, जो क्या करती है, एक प्रक्रिया है, डाटा को प्रोसेस करती है। ठीक है, और सही रिजल्ट हमें प्रदान करती है। तो ये होती हैं यूनिट्स। कंप्यूटर सिस्टम की कौन कौन सी यूनिट होती हैं, जैसे कि इनपुट यूनिट हुई, इनपुट यूनिट, सीपीयू, आउटपुट, यही कार्य करती हैं डाटा के रूप में। ठीक है, डाटा को अच्छी प्रकार से प्रोसेस करने में, उसको इनपुट से लेके प्रोसेस और आउटपुट तक क्या करती हैं, यही इकाइयाँ कार्य करती हैं। इनपुट यूनिट, सीपीयू एंड आउटपुट का ही काम होता है। ठीक है, जो जिस सब से मिलकर क्या बना होता है, कंप्यूटर सिस्टम बना होता है। तो आगे पढ़ते हैं, हम इनपुट यूनिट के बारे में देखते हैं हम। ठीक है, इनपुट यूनिट क्या होती है, ऐसी इकाई जो यूज़र से प्राप्त डाटा को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू, इसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन। ठीक है, कंप्यूटर ब्रेन, मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग। ठीक है, ये होता है सीपीयू। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को, और सीपीयू का ही फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो पढ़िए आगे, देखते हैं कि क्या होती है इनपुट यूनिट। ऐसी इकाई जो यूजर से प्राप्त डाटा को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रवाहित करती है। यानी क्या करती है ये इनपुट यूनिट, ये डाटा को क्या करती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या करती है, प्रवाहित कर देती है, मतलब उसको दे देती है। ठीक है, सीपीयू को ट्रांसफ़र कर देती है। जैसे कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी जो एटीएम होता है, एटीएम जो होता है, एटीएम मशीन क्या करती है, हम उसमें से पैसे निकालते हैं। ठीक है, एटीएम में से, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है उसका फुल फॉर्म। ठीक है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन में जब हम निकासी करते हैं, यानी विड्रॉल करते हैं कैश को, कैश विड्रॉल करने के लिए जाते हैं, तो हमें क्या डालना होता है, पिन नंबर डालना होता है, यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है फुल फॉर्म, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन का फुल फॉर्म है ये। ठीक है, यदि पता नहीं हो तो याद रखना, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये किसी को भी बताया नहीं जाता है, ये पिन नंबर होता है जो कि हम कैश विड्रॉल करने जाते हैं तो जो एटीएम मशीन होती है वो हमसे मांगती है अपना पिन नंबर, और जब हम पिन नंबर डाल देते हैं उसके बाद ही हमें कैश प्राप्त होता है। ठीक है, तो पिन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होता है, उसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। तो आपको इनपुट यूनिट समझ आ रही है क्या, कि क्या होती है ये क्या करती है, आसान भाषा में समझिए। ये तो मैंने जस्ट एक आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था कि इनपुट यूनिट क्या होती है, कि जो डाटा होता है हमारे पास, तथ्य या आंकड़े जो होते हैं सूचनाओं वाले, उनको हम क्या करते हैं, कीपैड की मदद से, यानी कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं उनको। और जब वो इनपुट हो जाते हैं उसके बाद उनकी प्रोसेसिंग करने के लिए उन्हें कहाँ भेजा जाता है, सीपीयू में, सीपीयू के अंदर भेजा जाएगा, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर उन्हें भेजा जाता है, और वहाँ पे प्रोसेसिंग होने के बाद ही आउटपुट प्रदान होता है। तो क्या समझ आ रहा है इस चीज़ से, देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने इनपुट किया डाटा को, ठीक है, ये है हमारी इनपुट यूनिट, ये जो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ये है इनपुट यूनिट। ठीक है, हमारे पास डाटा है, तो डाटा को हम क्या करेंगे, डाटा हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया, हमने ट्रांसफ़र किया सीपीयू के अंदर। ठीक है, ये सीपीयू हो गया, सीपीयू के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद जब उसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रोसेसिंग हो जाएगी, उसके बाद वो हमें आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, यही है प्रोसेसिंग, मैंने आपको बताया था।
ठीक है, तो कितना आपको क्या समझा रहा है, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम कैश विड्रॉल करने के लिए जाते हैं एटीएम मशीन, ठीक है, एटीएम मशीन जाते हैं तो वो हमें क्या मांगता है, हमसे एक पिन नंबर मांगता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो हमारे पास हमारा पर्सनल होता है, सबके पास रहता है, सबके पास एटीएम कार्ड होते हैं, उनका एक पिन नंबर होता है, ठीक है, जो किसी से भी शेयर नहीं करना होता है, डू नॉट शेयर एनीबॉडीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ये पिन नंबर जब हम डाल देंगे तो कैसे डालेंगे, इनपुट करेंगे हम उसके अंदर, किसकी सहायता से, कीपैड होता है वहाँ पर, कीपैड, जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो कीबोर्ड होता है, उसी तरह वहाँ पे कीपैड होता है ऑटोमेटिक मशीन में, ठीक है, ऑटोमेटिक एटीएम मशीन जो होती है, तो कीपैड की सहायता से जब हम उसमें पिन कर देते हैं एंटर, तब क्या होता है, वो डाटा प्रोसेसिंग होने के बाद वो हमें क्या प्रदान करता है, कैश प्रदान करता है। यही चीज़ इसमें बताई जा रही है कि इनपुट यूनिट क्या होती है, ठीक है, इतना आपको आसानी से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, दूसरा क्या है हमारा, सीपीयू है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क, ठीक है, ये पूरा कार्य करता है कंप्यूटर के अंदर का, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने कि सीपीयू को प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होती है जो डाटा को क्या करती है, इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, जो डाटा होता है अव्यवस्थित उसे सूचना में कन्वर्ट करता है, ठीक है, प्रोसेस करने के बाद। इसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं, ब्रेन, क्या कहते हैं, कंप्यूटर का इसे ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क, सीपीयू को। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी नियंत्रित करता है। अभी बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सीपीयू, ठीक है, क्योंकि सीपीयू में ही सारे जो डाटा होते हैं वो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, प्रोसेस होने के बाद उन्हें सूचनाओं में कन्वर्ट किया जाता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है, ठीक है, आया इतना। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर बनता है, ठीक है, तो इतना बहुत आसानी से आपको समझ आ गया होगा। मैंने बार बार ये चीज़ें आपको बताई हैं और हम इसे पूरी तरह डिटेल में पढ़ रहे हैं। यदि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इनमें से आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, कोई भी जल्दी नहीं है कि सीपीयू को ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का, ठीक है, याद रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप के रूप में होता है, जो क्या करता है, इनपुट के रूप में जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती हैं उनको सही सूचना में बदलने का कार्य करता है प्रोसेस के बाद, ठीक है, आ गया होगा इतना समझ आपको। आगे बढ़ते हैं हम, ये देखिए कौन कौन से भाग होते हैं। अब मैंने आपको 3 ही चीज़ बताई हैं। अभी मैंने आपको इनपुट बताया है कि एक तो होती है इनपुट यूनिट, ठीक है, दूसरा मैंने आपको बता दिया सीपीयू और तीसरा आएगा आपका आउटपुट यूनिट, ठीक है, ये होती हैं कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट्स जिनसे कंप्यूटर सिस्टम मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अभी मैंने इनपुट के बारे में आपको बता दिया, ये सीपीयू का अभी मैंने आपको पढ़ाया है, तो सीपीयू के ही ये पार्ट्स हैं, ठीक है, सीपीयू के अंदर, ठीक है, ये सीपीयू के हैं। इनपुट यूनिट कौन कौन से हैं सीपीयू के पार्ट, सारे नहीं, इनपुट तो मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अभी मैंने आपको बताया है जस्ट इससे पहले, ये होते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ये मेन मेमोरी, ये तीनों, ठीक है। आउटपुट आगे अलग आएगा नीचे। बढ़ते हैं आगे, ये इनपुट यूनिट हो गई, ये सेंट्रल यूनिट यानी सीपीयू हो गया, ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU, ठीक है, ये है कंट्रोल यूनिट CU, आउटपुट है ये, और ये है मेन मेमोरी, कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ALU बोलते हैं। इसका उपयोग क्या कर, अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय और तार्किक दोनों प्रकार की गणनाओं में इनका प्रयोग होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जोड़, घटाव,
गुणा, भाग, ठीक है, इत्यादि तार्किक गणना के अंतर्गत क्या आता है, तुलनात्मक गणना आती है। ये तो हो गए अंक गणितीय, क्या बताया मैंने, दोनों प्रकार की आती हैं, अंक गणितीय और तार्किक, दोनों प्रकार की गणना इसके अंतर्गत आती हैं। ये होती है ALU यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, याद रखना है नाम आपको। इसमें दोनों प्रकार की गणनाएं आती हैं, जिसमें अंक गणितीय के अंतर्गत क्या आता है, जोड़ आता है, घटाव आता है, ठीक है, गुणा और भाग, ये कर सकते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तार्किक में क्या होता है, तार्किक में लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल, ये साइन आ जाते हैं, ठीक है, और यस नो भी, तो ये सब होता है इस सब के अंदर, ठीक है। ये एक प्रकार की यूनिट है, इसके अंदर ऐसी गणनाएं की जाती हैं। आ गया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं हम। कंट्रोल यूनिट क्या होती है, कंट्रोल यूनिट से आपको पता चल रहा है क्या कर सकती है, ये क्या करती है, कंट्रोल, नियंत्रण। कंट्रोल यूनिट ये कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करती है, यानी क्या करती है, कंट्रोल करती है, जितने भी कार्य उसके अंतर्गत हो रहे हैं, तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे कि इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाती है। यानी जो तीनों ही डिवाइस होती हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसर, ठीक है, जिनमें डाटा का क्या होता है, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट प्राप्त होता है, इन सभी को क्या करती है, ये यूनिट कंट्रोल करती है, इसलिए ये उसके अंदर होती है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। आगे बढ़ते हैं हम। मेमोरी यूनिट, ठीक है, मेमोरी यूनिट क्या होती है, यह डाटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में, यानी उनको स्टोर करने में, जो भी डाटा होता है, निर्देश होते हैं, उनको क्या करने में, संग्रह यानी स्टोर करने में प्रयुक्त तो होता है। इसे मुख्यतः दो भागों में, प्राइमरी और सेकेंडरी, दो होती है ना मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दो तरह की होती है मेमोरी। इन दोनों मेमोरी में विभाजित करते हैं, यानी बांटते हैं दो वर्गों में। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है, यानी कार्य कर रहा होता है, अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डाटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद यानी लेटर में होता है, इसका उपयोग होने वाले डाटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग डाटा को क्या करने में होता है, स्टोर करने में होता है उस डाटा को, ठीक है। और ये जो होती है प्राइमरी मेमोरी, इसमें क्या बता है, जो कंप्यूटर का कार्यशील हो रहा होता है कार्य, अर्थात वर्तमान में जो डाटा उपयोग हो रहा है, उस डाटा को तथा निर्देशों का संग्रह किसमें होता है, प्राइमरी मेमोरी में रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। तो उसमें जब रजिस्टर्ड हो जाता है, इसमें सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, उसका उपयोग बाद में होता है। इसका उपयोग होने पर ही डाटा तथा निर्देशों का यहाँ पर स्टोरेज होता है। तो दोनों प्रकार की मेमोरी जो होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, इन दोनों का ही यूज़ अपना अपना है कंप्यूटर में, ठीक है। दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। आगे क्या है, आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट कैसी इकाई होती है, ऐसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU से डाटा लेकर उसे क्या करती है, यूज़र को समझने योग्य बनाती है। यानी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है आउटपुट के रूप में, मैंने आपको बताया था इन्फॉर्मेशन, यानी जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं वो व्यवस्थित होती हैं, पूरी तरीके से व्यवस्थित होती हैं। तो ये जो आउटपुट यूनिट है वही हमें इन्फॉर्मेशन को आउटपुट के रूप में प्रदान करती है। और किससे लेती है ये CPU से लेकर हमें डाटा प्रदान करती है। किससे लेकर, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ से डाटा प्रोसेस होके जाता है और हमें सूचनाएं प्रदान होती हैं, ठीक है। तो इतना आपको आज बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप हमारे चैनल्स को लाइक ज़रूर कीजिएगा, पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को
शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।